हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो मैं आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, तो उसके लिए कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का एक पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर है आपका प्रीवियस ईयर 2024 का। तो कोई भी परीक्षा हो उसके लिए जो हमारे गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सहायक होते हैं। तो इसके लिए आज हम इसकी जो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। इसी के आधार पर हम 25 का भी देखेंगे और 26 के लिए आप अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप नोट करके उनको आंसर याद करेंगे, उनके आंसर, और अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। तो करते हैं। इसमें जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं इनके आंसर इसमें लगे हुए भी हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर ए सही है। बी 2 है, 2 का बी सही है। ये प्रश्न नंबर 3, इसका डी सही है। और 4 है तो 4 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 का बी सही है। 6 का बी सही है। और 7 का ए सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का ऑप्शन ए सही है। बी का 9 का ए सही है। और 10 का डी सही है। तो ये तो हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इन्हें आप देख लेंगे और इन्हें आप क्या याद कर लेंगे। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर जो है आपके वेरी शॉर्ट जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो पहला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। 12 उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लागत से क्या अभिप्राय है, मांग से क्या अभिप्राय है। नंबर 15, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। जब दोनों ही कुछ टॉपिक आए हुए हैं हमारा, मैक्रो और माइक्रो दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पर आपका मैक्रो और क्वेश्चन नंबर 1 पर है माइक्रो। तो हमें दोनों का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों में क्या अंतर है या दोनों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। नंबर 17, उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। और क्वेश्चन नंबर 18, निवेश क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण और चित्र द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता ह्रास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम का सचित्र व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है 21, व्यक्तिगत मांग तालिका से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत मांग के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 22, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। इसकी प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। ये बजट एक, यानी कि जो बजट का क्वेश्चन आपको 100% एक जरूर मिलेगा। इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं या इसका महत्व ये आप पढ़ के जाएं, क्योंकि अभी हमारा 24 में उद्देश्य आया है, तो आप उद्देश्य जरूर पढ़ के जाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। इसके चालू खाते की प्रमुख मदें या क्या बोलेंगे अवयवों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं। उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 25, उदासीन वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। या जो आया आपका अथवा में, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई से 4 रुपये प्रति इकाई होने पर उसकी मांग 4 इकाई से बढ़कर 6 इकाई हो जाती है। ऐसी स्थिति के लिए मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले दोनों हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में था वैसे ही यहाँ भी आया है। आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। इसके बाद इसी में अथवा में न्यूमेरिकल आया है आपका, निम्न सम्मकों से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सम्मक किसी अर्थव्यवस्था
से संबंधित हैं। इन सम्मकों के आधार पर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद है इसी में ये अथवा में लचीली विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27वां। तो इंग्लिश में तो ये हमने देखा है जो आपका 2024 का पेपर है, ये 2024 का पेपर 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको चांसेस हैं मिलने के एग्जाम में। उसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन पेपर 2025 का, ये 2025 का पेपर है, इसके देखते हैं हम। जो बहुविकल्प प्रश्न है, पहला प्रश्न है ग्रेशम नियम संबंधित है, तो किससे है, मुद्रा अवमूल्य से, यानी कि सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बैंक दर का अभिप्राय है, किससे है, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर से, इसे बोलते हैं बैंक दर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का उपकरण नहीं है, तो ये CRR, SLR, रेपो रेट, ये तीनों ही हैं, विनिमय दर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। सीमांत लागत का सूत्र है, तो सीमांत लागत का सूत्र हो जाएगा MCN इक्वल TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घ काल में किसी उद्योग के संतुलन की शर्त है, तो इसका ऑप्शन ए में दिया है सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, यानी कि MR बराबर MC। बी है आपका औसत आय बराबर सीमांत आय, यानी AR बराबर MR। और सी दिया हुआ है दीर्घकालीन औसत लागत बराबर कीमत, यानी कि LAC बराबर प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो ये तीनों ही शर्तें इसके लिए जरूरी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मांग वक्र की ढाल सामान्य होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। औसत आगम वक्र को कहा जाता है, ए प्रतिक्रिया वक्र, बी मांग वक्र, पूर्ति वक्र, डी उत्पादन वक्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि मांग वक्र। सीमांत उत्पादन उस बिंदु पर शून्य होता है जहां ए औसत उत्पादन अधिकतम होता है, बी कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और सी कुल उत्पादन न्यूनतम होता है, और डी औसत उत्पादन शून्य होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, जो टिक लगा रखा हमने ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भारत की विदेशी विनिमय दर प्रणाली है, ए मुक्त प्लवित, और बी प्रतिबंधित प्लवित, और सी स्थिर, और डी स्थिर लक्ष्य पट्टिका। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतिबंधित प्लवित। क्वेश्चन नंबर 10 गुणांक व्यक्त करता है, ए बचत और निवेश के संबंध को, बी बचत और पूंजी की सीमांत दक्षता के संबंध को, और सी विनियोग वृद्धि और आय वृद्धि के संबंध को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन है, से वाला सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके अति लघुत्तरीय है। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। 12 सीमांत उत्पाद क्या है। आपूर्ति सारणी से आप क्या समझते हैं। नंबर 14 पूर्ण प्रतियोगिता 3 मान्यताएं, पीछे भी आया था क्वेश्चन जो 24 में ये आया हुआ क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता। मुद्रा क्या है 15। 16 रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं, ये बैंक का है, बैंक को जब पढ़ोगे तो वहाँ ये तीनों रेट है हमारे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया है। उसके बाद है प्राथमिक घाटा क्या है, ये बजट वाले से क्वेश्चन है। 18 व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका 24 में भी आया है, 25 में भी 24 में भी, वहाँ भी था आपका शॉर्ट या लॉन्ग में, वैसे यहाँ भी आया। क्वेश्चन नंबर 19 पूर्ति, यानी कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न है 19 में। पूर्ति क्या है, पूर्ति का अर्थ वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो मांग और पूर्ति वाले में, ये पूर्ति वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ के जाएं इसे।
उसके बाद देखो पूर्ण प्रतियोगिता का क्वेश्चन एक और आया है। पूर्ण प्रतियोगी दशा में अल्पकाल में एक फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए। क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है तो इसमें ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्याख्या कीजिए। क्या है? एनपी और क्या आ जाएगा? जीएनपी। आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावपूर्ण मांग की धारणा को परिभाषित कीजिए। 24, व्यापारिक बैंकों द्वारा, उसमें भी था व्यवसाय के नाम से, यहाँ व्यापारिक नाम चेंज हो गया लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपके विस्तृत प्रश्न है। 25, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट करें। मांग की लोच को कैसे मापा जा सकता है? उदासीनता, इसी का अथवा या उदासीनता वक्र पिछले क्वेश्चन में भी आया, 24 में भी आया है। उदासीनता वक्र विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, उपयुक्त वक्रों की सहायता से सीमांत आगम, औसत आगम। यहाँ इस बार आपके दोनों ही क्वेश्चन थ्योरी के हैं तो इस बार चांसेस है आपके क्वेश्चन यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आए, तो न्यूमेरिकल करके जाएंगे आप। 26 में भी उपयुक्त वक्रों की सहायता से सीमांत आगम, औसत आगम तथा कुल आगम की व्याख्या कीजिए। और अथवा में है पैमाने के प्रतिफल के नियम की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाए क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है पैमाने से संबंधित क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। या राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयुक्त विधियों की, मतलब पिछले जो 24 में है उसमें क्वेश्चन आया है राष्ट्रीय आय का, यहाँ थ्योरी आई है तो इस बार आपका चांसेस है न्यूमेरिकल आय से। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयुक्त विधियों की विवेचना करते हुए इनकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका ये 25 का प्रश्न था, प्रश्न पत्र। तो इन दोनों प्रश्नों के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों में कंपेयर कीजिए आप और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को अच्छे कीजिए। आपने कितने चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं अभी और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं उन्हें अच्छे से तैयार करें और अपने जो भी आपका अब 24 तारीख को पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।